हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो से पूर्व मैंने समाज का अर्थ और परिभाषाएं बताई थी। आज हम समाज की विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा। समाज की जो विशेषता हैं स्पष्ट होने के पश्चात आप समाज का जो अर्थ है, इसकी जो डेफिनेशन है, उसको काफ़ी भली भांति आप समझ पाओगे। कुल 7 विशेषताएं हैं जिन पे मेरा ये वीडियो आधारित है। पारस्परिक जानकारी पहली विशेषता है। समाज सामाजिक संबंधों के ताने बाने से बनता है, ये आपको मालूम है। इन सामाजिक संबंधों का निर्माण उसी अवस्था में हो सकता है जब लोग एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे को परिचित हो, एक दूसरे के बारे में जानकारी हो। सामाजिक संबंधों के बनने के पीछे आवश्यक जो शर्तें हैं मैंने समझाया था। अंत्यक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है और भौतिक वस्तु के और मनुष्य के बीच में किसी प्रकार के सामाजिक संबंध नहीं बन सकते, वो भौतिक संबंध होते हैं। निर्जीव वस्तु जो भी हैं उनके बीच में किसी प्रकार से मानव के सामाजिक संबंध नहीं बन सकते। इनको हम भौतिक संबंध कहते हैं। भौतिक संबंधों को हम देख सकते हैं, लेकिन सामाजिक संबंध हमें दिखाई नहीं देते, अगोचर होते हैं। जैसे स्त्री पुरुष, माता पुत्र, पिता पुत्र के बीच का संबंध, इनके बीच निकट संपर्क के कारण पारस्परिक पहचान होती है। वे एक दूसरे को समझते हैं और परखते हैं, मतलब जानकारी होती है एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे के संबंधों को। तो ये होते हैं पारस्परिक जानकारी रखना। समाज की विशेषता होती है समानता। समाज में भिन्नता भी पाई जाती है और समानता भी पाई जाती है। मेकाय और पेस ने कहा है कि समाज का जो आधार है वो समानता है। समानता व्यक्ति की शारीरिक बनावट, रंग या उम्र की नहीं होती है। अपन समानता का यह अर्थ है ना, व्यक्ति की शारीरिक बनावट, रंग या उम्र से नहीं लगाते, बल्कि समान दृष्टिकोणों से, विचारों से, मूल्य एवं उद्देश्यों की समानता से समाज में व्यवस्था कायम होती है। समाज में किस प्रकार की समानता पाई जाती है? लोगों के दृष्टिकोण समान होते हैं, उनके विचार समान होते हैं, उनके मूल्य व उनके उद्देश्य समान होते हैं, और इसी से समाज का जो व्यवस्था है, सिस्टम, वो बनी रहती है या कायम रहती है। परिवार का भी आधार समानता ही है। उदाहरण के रूप में जैसे लें अपन, यदि किसी परिवार के सदस्यों के बीच विचारों या उद्देश्यों की समानता न रहे तो वह परिवार विघटित हो जाएगा। अगर कोई परिवार है, उनके सदस्यों के बीच में उद्देश्यों को लेकर अगर समानता नहीं है, विचारों को लेकर समानता नहीं है, तो परिवार विघटित हो जाएगा। समानता के अभाव में लोग समाज में कभी एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए समानता अति आवश्यक है समाज के लिए। थर्ड विशेषता है भिन्नताएं। समानता के साथ साथ समाज में भिन्नता भी अनिवार्य है। भिन्नता का सामाजिक महत्व है। आपने देखा होगा समाज में सभी लोग एक समान नहीं हैं। व्यक्ति के बीच में योग्यता की भिन्नता है, कार्य क्षमता की भिन्नता है, रुचि की भिन्नता है, इच्छा, आकांक्षा एवं विचारों की भिन्नता समाज में देखने को मिलती है। इनके कारण समाज में, इस भिन्नता के कारण समाज में प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता एवं उद्यमशीलता की भावना पनपती है। इस भिन्नता के कारण ही समाज में प्रतियोगिता की, प्रतिस्पर्धा और उद्यमशीलता की भावना पनपती है, जो समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। समाज का अस्तित्व इसलिए है कि भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति, योग्यता, साहसिकता वाले लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया समाज में निरंतर चलती रहती है। समाज का अस्तित्व इसलिए भी बना रहता है कि समाज में भिन्नता व्यापक रूप से पाई जाती है। अलग अलग प्रकार की योग्यता वाले, प्रवृत्ति वाले और साहस वाले व्यक्ति समाज में पाए जाते हैं और ये क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं। इससे समाज का विकास
होता है, इसलिए समाज में भिन्नता भी अति आवश्यक है। समाज में सहयोग, अगली जो विशेषता है, सहयोग एवं संघर्ष पाया जाता है। ऐसा कोई समाज नहीं मिलेगा कि जहाँ संघर्ष नहीं पाया जाता हो, सहयोग तो समाज में पाया ही जाता है। मैकाय एवं पेज का कहना है कि समाज सहयोग का दूसरा नाम है। बिना सहयोग के समाज का अस्तित्व नहीं रह सकता, किंतु समाज में सहयोग की स्थिति संघर्ष की समाप्ति के बाद आती है। वो कहते हैं कि सहयोग समाज में कब बनता है, उससे पूर्व संघर्ष होता है, उसके बाद ही लोग आपस में सहयोग करने लगते हैं। समाज में शोषण एवं अन्याय के विरुद्ध संघर्ष चलता रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि संघर्ष की सफलता के बाद ही समाज में सामाजिक न्याय एवं समतामूलक स्थिति उत्पन्न होती है, कि संघर्ष के बाद ही लोगों को अधिकार मिलते हैं, उनको न्याय मिलता है और समान अधिकारों की बात की जाती है। समाज में सहयोग एवं संघर्ष एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही समाज की प्रगति व व्यवस्था के लिए आवश्यक है। संघर्ष का समाज में सहयोग से कम महत्व नहीं है। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था, वर्ग संघर्ष ही समाज के परिवर्तन का मूल कारण है। सोसाइटी में जो भी चेंज आता है, परिवर्तन आता है, उसके लिए संघर्ष को ही कार्ल मार्क्स उत्तरदायी मानते हैं। समाज की रचना में चूल परिवर्तन संघर्ष प्रक्रिया की देन है, कि समाज में कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो संघर्ष के कारण ही आता है, ऐसा मार्क्स मानते हैं। तो समाज में सहयोग भी अति आवश्यक है और संघर्ष का भी अपना अपना महत्व है। सोसाइटी में जो भी चेंज आता है वो संघर्ष के कारण आता है। अगली विशेषता है समाज अमूर्त है। अमूर्त का तात्पर्य है जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसका कोई शेप नहीं हो। क्यों आपको पहले भी समाज का जो अर्थ था उसमें मैंने बता दिया था, सामाजिक संबंधों के अर्थ में बता दिया था कि समाज की एक परिभाषा यह है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यह आपको मालूम है, व्यक्ति के बीच में जो संबंध बनते हैं उन संबंधों की व्यवस्था से समाज का निर्माण होता है। और व्यक्तियों के समूह का नाम समाज नहीं है। अपन व्यक्तियों का समूह है, उसको हम समाज नहीं कह सकते, बल्कि व्यक्ति के बीच और व्यक्ति समूह के बीच जो अंतक्रिया होती है उसके फलस्वरूप जो सामाजिक संबंध बनते हैं, उन्हीं के ताने बाने से जो चीज़ बनती है वही समाज कहलाता है। इसे देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि यह अमूर्त है, जिसका कोई शेप नहीं है, इसको देखा नहीं जा सकता, ना स्पर्श किया जा सकता। इसको सामाजिक संबंधों को अपन महसूस ही कर सकते हैं, है ना। पिता पुत्री में जो संबंध है, पिता पुत्र में जो संबंध है, अध्यापक छात्रों के बीच में जो संबंध है, उनको अपन महसूस ही कर सकते हैं, देख नहीं सकते। हम सामाजिक संबंधों का केवल अनुभव कर सकते हैं। परिवार, गांव, शहर इत्यादि में हम यह अनुभव करते हैं कि अमुक परिस्थिति में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। सामाजिक नियम समाज की अप्रत्यक्ष या अमूर्त शक्ति है जो हमें हर क्षण परिचालित करते हैं। मतलब हमें किस सिचुएशन में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, समाज के नियम हमें ये निर्देश देते हैं। इसे हम अनुभव करते हैं परंतु देख नहीं सकते। समाज जो है उसको हम अनुभव कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। इसी अर्थ में हम समाज को अमूर्त मानते हैं, अगोचर या अमूर्त मानते हैं, जिसको देख नहीं सकते, जिसका कोई शेप नहीं है। अगली विशेषता है पारस्परिक निर्भरता। समाज में व्यक्ति पर निर्भर है, व्यक्ति समूह पर निर्भर है और समूह दूसरे समूह पर निर्भर है। यह आपको अच्छी तरह से मालूम है कि समाज में कोई अकेला व्यक्ति अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। व्यक्ति सभी सामाजिक समूह में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को अकेले पूरा नहीं कर सकता, उसे दूसरे व्यक्तियों या समूहों पर निर्भर रहना पड़ता है। व्यक्ति किसी भी आर्थिक समूह का हो, किसी भी देश का हो, समाज की आर्थिक व राजनीतिक प्रक्रिया व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों द्वारा चलती है। मतलब उसकी आर्थिक गतिविधियां हैं,
या सामाजिक गतिविधि है या राजनीतिक गतिविधियाँ, वो पारस्परिक एक दूसरे के संबंधों से चलती है। अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, तो एक दूसरे पे सब निर्भर रहते हैं। परिवार में भी आपने देखा होगा, सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। समाज में भी सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अगला है समाज निरंतर परिवर्तनशील है। लास्ट जो विशेषता है, ब्रिटिश समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने ये कहा कि उनके अनुसार परिवर्तन समाज का नियम है। कभी यह परिवर्तन तेजी से होता है तो कभी क्रमित गति से, मतलब कभी क्रम से होता है, लेकिन परिवर्तन सदैव होता रहता है समाज में। मतलब हर्बर्ट स्पेंसर ये कहते हैं कि समाज नियति है, समाज की परिवर्तन होना। कभी ये तेज गति से हो सकता है, कभी क्रमबद्ध रूप से हो सकता है, लेकिन परिवर्तन सदैव होता रहता है। समाज में परिवर्तन की शक्ति निहित है। समाज में परिवर्तन तेजी से होता है जब बाहरी परिस्थिति बदलती है। समाज में परिवर्तन तेजी से कब होता है? जब बाहर की सिचुएशनें बदलती है, तो उनसे एडजस्ट करने के लिए, उनसे तालमेल बैठाने के लिए समाज में बहुत तेजी से परिवर्तन देखने को मिलता है। जो समय जो बीतता है, जनसंख्या बढ़ती है और समाज की ज़रूरतें बढ़ती है। इन बढ़ती हुई ज़रूरतों की पूर्ति के लिए हम पुराने संबंधों को बदलते हैं और नए नए सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं। मेकर पेस ने कहा है कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज पाया जाता है या समाज है। मानव समाज के अलावा पशुओं एवं कीड़े मकोड़ों में भी समाज है। चींटियों के बीच भी सामूहिकता देखी जाती है, आपने देखा हो, समूह में रहती है। मधुमक्खियाँ, जो मधुमक्खियाँ हैं उनमें भी सामूहिकता देखने को मिलती है। पशुओं में भी माँ की पहचान है। एक गाय का बछड़ा उसी गाय का दूध पिएगा जो उसकी माँ है। पशुओं के बीच सामूहिकता के साथ साथ कुछ जागरूकता भी होती है, पर उनमें जागरूकता की मात्रा बहुत कम होती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके बीच सीखने की क्षमता बहुत कम होती है। पशु सीखकर अपने संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकते। उनके पास ऐसी भाषा नहीं है कि वे संस्कृति व सभ्यता का विकास कर सके। इसलिए समाज तो उनमें भी पाया जाता है, लेकिन उनके समाज में, अपने समाज में बहुत अंतर है। हमने सामाजिक संबंधों का निर्माण करके संस्कृति का विकास करा है, सभ्यता को बनाया है, लेकिन पशुओं में संस्कृति और सभ्यता के नाम से काफ़ी गौण विकास देखने को मिलता है। केवल मानव जाति द्वारा ही सभ्य है कि वह सभ्यता एवं संस्कृति का विकास करता है। मानव गुफाओं, कंदराओं से निकलकर ऊंचे ऊंचे महलों तक पहुंच गया। इतना ही नहीं है कि मनुष्य ही है जिसने विभिन्न संस्थाओं का निर्माण के साथ साथ अनेक सूक्ष्म एवं जटिल सामाजिक संबंधों का निर्माण किया है। इसलिए समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र मानव समाज तक ही सीमित रखा गया है। ये समाज की विशेषता है। अपन मुख्यतः मानव समाज का ही अध्ययन करते हैं, ना कि पशु समाज का। हम समझ सकते हैं कि समाज क्या नहीं है। हम यह भी समझने की आवश्यकता है कि समाज क्या नहीं है। जैसे कि समाजशास्त्र का जो स्टूडेंट नहीं होता है, वो दूसरी चीज़ों को समाज मान लेता है। एक धर्म या संस्कृति में आस्था रखने वाले समूह समाज नहीं है, बल्कि धार्मिक या सांस्कृतिक समूह जैसे हिंदू समूह, मुस्लिम समूह इत्यादि। इसी तरह वैश्य समाज, पिछड़ी जाति समुदाय, ब्राह्मण समाज नहीं है, बल्कि कार्यकारी एक समूह है। ये क्या है? एक कार्यकारी समूह है, समाज नहीं है। समाज क्या है? व्यक्तियों को आपस में मिलने जुलने से या सामाजिक अंतक्रिया से जो संबंधों का दृश्य जाल पैदा होता है या संबंधों का जो जाल बनता है, वही समाज कहलाता है। धन्यवाद स्टूडेंट।